हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शील्ड आईएएस करंट इश्यूज सिंप्लीफाई। तो जैसे कि आपको पता है कि हम शील्ड आईएएस की रैपिड रिवीजन जो पॉलिटी की बुक है उससे टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से जो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्ट है क्या, ये एक बार मेंस में भी पूछा था। ठीक है, कि ये एक्ट क्या है, इसके साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो वो हम टॉपिक देखेंगे। तो ये है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। बेसिकली इट्स एन एंटी टेरर लॉ। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लगती है कि ये टेररिस्ट वाली एक्टिविटी है तो उस पर ये लगा दिया जाता है। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, तो ये है एंटी टेरर लॉ। तो इसमें होता क्या है कि इस एक्ट जब ये लग जाता है, ये चार्ज लग जाता है ये वाला, तो इट डेविएट्स फ्रॉम ऑर्डिनरी लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर जो नॉर्मली फॉलो होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और फिर उस पर कार्रवाई हुई, वो इस एक्ट के लगने के बाद नहीं होती। ठीक है, बल्कि इसमें ट्रायल भी नहीं होता है और जेल में डाल दिया जाता है काफ़ी टाइम तक, और बेल भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स होते हैं ऑफ एक्यूज्ड आर कर्टेंड। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हमें मिले होते हैं, हमारे कुछ है ना फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, आर्टिकल 20, ठीक, तो वो इस मामले में नहीं लगता। तो अभी जब रिसेंटली कुछ एक्टिविस्ट को बेल हुई थी ना कुछ टाइम पहले, तो वो उनका स्टेटमेंट था कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें बेल मिलेगी, क्योंकि जब ये लगता है ना तो बेल नहीं मिलती आसानी से। तो ये एक क्रिटिसिज्म क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस एक्ट को उस वजह से कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं फॉर एक्यूज्ड आर कर्टेन, आसानी से बेल भी नहीं मिलती है। ठीक है, 2019 में अमेंडमेंट आया था जिसमें उन्होंने डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट। इससे पहले जो 67 वाला एक्ट था ना, उसमें तो जो ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं उनके लिए, कि वो कौन कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए प्रोविज़न था। अमेंडमेंट करके बोल दिया कि अब किसी एक व्यक्ति को भी, एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। ठीक है, पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस थी, अब इंडिविजुअल को भी इंक्लूड कर दिया है आफ्टर दिस अमेंडमेंट। एक आंकड़ा देखते हैं एनसीआरबी का। 2016-19 के बीच में लगभग 4000 एफआईआर दर्ज हुई थी यूएपीए की, पर उनमें से जो कन्विक्शंस थी वो सिर्फ 112 केसेस में हुई। अगेन ऐसा पहले भी हुआ था ना, आम उसमें भी होता है, सेक्शन 124 में भी यही प्रॉब्लम होती है, मिसयूज़ को दिखाता है। मिसयूज़ भी कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो कि जब ठीक से डिफ़ाइन नहीं किया होता तब भी काफ़ी जगह मिसयूज़ होता है। और इसको इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं उनके खिलाफ भी इनको यूज़ कर दिया जाता है। अब क्यों ऐसे यूज़ कैसे कर देते हैं किसी के भी खिलाफ? क्योंकि इसको डेफिनेशन ही इसकी वेग है। इशू जिसकी डेफिनेशन है ना कि आपने कुछ भी ऐसी चीज़ की जो कि जिससे नुकसान होता है किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो वो टेररिस्ट एक्टिविटी में आ जाता है। तो वेग डेफिनेशन है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है। अब ऐसी डेफिनेशन होगी तो अब तो किसी को भी फिर उस कटघरे में ले आएंगे, तो वो एक इशू है। उसके बाद डिनायल ऑफ बेल, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें बेल आसानी से नहीं मिलती है। तो जो इन एक्टिविस्ट को भी बेल मिली थी वो इसलिए खुश हो रहे थे क्योंकि उनको लगा था कि उनको बेल नहीं मिलेगी, नहीं मिलती आसानी से। फिर स्टेट ओवर रीच को भी दिखाता है ये कि जब ऐसे कानून ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं लोगों की फ्रीडम को रोकने के लिए, तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्टेट जो है हावी हो रही है लोगों पर, उनकी फ्रीडम पर। ठीक है, तो वो हो गया। फिर है अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म। कैसे? क्योंकि ये जो ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं लॉ एंड ऑर्डर की, वो संभालने का काम स्टेट पुलिस का होता है। ठीक है, पर ऐसे में जब यूएपीए लग जाता है यानी कि सेंटर का कंट्रोल आ जाता है, तो वो दिखाता है कि आप अंडरमाइन कर रहे हो फेडरलिज्म को, क्योंकि फेडरलिज्म में स्टेट के पास भी तो पावर्स होती हैं। पुलिस जो स्टेट के अंडर आती है ना, तो उनका काम है ये संभालने का, तो सेंटर का बार बार यूएपीए लगा देना ठीक नहीं है। ठीक, तो वो बोलते ये इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। तो इसमें किया क्या जा सकता है, वही चीज़ है कि नेशनल सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे सेक्शन 124A के लिए बोला जाता है कि आप उसको एक तो ठीक से डिफ़ाइन करो, इसकी जो डेफिनेशन होनी चाहिए ना वो क्लियर होनी चाहिए, ताकि जब ये किसी पे भी मतलब लगे
कानून, ठीक है, या इसके तहत जो भी चार्जेस होते हैं वो लगे, तो वो सिर्फ उसी पे लगे जिसने वाकई में वो चीज़ें करी हो, ना कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वगैरह हैं उन लोगों पे लगे। उससे क्या होता है ना कि वही चीज़ होती है कि बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जा रहा है, स्टेट हावी हो रही है, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट होता है, जो सब नहीं होना चाहिए। और वो सिर्फ एक चीज़ से ठीक हो सकता है कि डेफिनेशन अगर इसकी क्लियर हो जाए ना, और ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो, ना कि गलत जगह पे हो, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने खैर डिनायल ऑफ बेल के लिए एक जजमेंट में बोला था कि ऐसा, जब इनको 3 एक्टिविस्ट को बेल मिली थी तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली थी कि ऐसा नहीं है कि आप उनको बिल्कुल बेल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर लगे कि हाँ उन्होंने इतना भी कुछ नहीं किया था कि जिसकी वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया है, तो बेल दी जा सकती है। तो ये चीज़ बोली थी और उनको बेल मिली थी, ठीक है। तो ये था UAPA से रिलेटेड। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और चलो, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।